दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। आज सुनिए मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी मॉनसून मुबारक। जाती जुलाई की शामें ऐसी ही होती हैं, बूंदों के साथ झड़ती हुई, जैसे आसमां की अंजुरी से पानी रिस रहा हो। कोई पिछले 1.5 दिन से ऐसा ही मौसम था। लगातार बारिश हो रही थी। कमरे की खिड़की के सामने खड़ा मैं सलाखों से लिपटती सरकती बूंदें देख रहा था। उनका ओक सा बहते हुए रिसना और दीवार में जज्ब हो जाना सब। इस दफा मैंने एक बूंद उंगली के पोर से छू ली। उफ, कितनी नाजुक थी, बिल्कुल मंजरी जैसी। मंजरी, मेरी तलाकशुदा पत्नी। क्या हुआ चेतन, किस गहराई में डूबा है? आधे घंटे से मुझे यूं खड़ा देख तखत पर लेटे मेरे दोस्त कुणाल ने पूछा। सोच रहा था वापसी की टिकट करवा लूं। मैंने कहा, तेरा सारा काम निपट गया? उसने पूछा और मैं जवाब तलाशने लगा। कोई 4 रोज पहले मैं मथुरा कुछ काम से आया था। कारोबारी काम तो निपट गए थे, लेकिन एक अपना काम करना बाकी था। मुझे मंजरी से मिलना था, देखना था कि वो कैसी है, ठीक तो है ना। पता नहीं क्यों तलाक के 4 साल बाद उसकी फिक्र हो आई थी मुझको। कुणाल यार, ये जगह कितनी दूर पड़ेगी? एक स्लिप उसकी ओर बढ़ाते हुए मैंने पूछा। उसने ऊपर लिखे मंजरी के नाम को देखा, फिर मुझे जैसे पूछना चाह रहा हो, क्या तुम जाओगे? सोच रहा था जाने के पहले एक बार, कहते हुए मैंने बात अधूरी छोड़ दी। मंजरी कहती थी कि मुझे हर चीज अधूरी छोड़ने की आदत है। शायद सच ही कहती थी। कल ऑफिस जाते टाइम मैं ही छोड़ता चला जाऊंगा, कहते हुए उसने मेरी हथेली थपका दी। विश्वास नहीं होता, मैं वही आदमी था जिसने मंजरी से कहा था कि अब अलग हो जाना चाहिए हमको। वो भी गृहस्थी में आने वाले छोटे छोटे मनमुटावों की वजह से, उसके अकेलेपन की शिकायतों और अपनी मसरूफियत की वजह से। नासमझ था मैं, और समझदार थी मंजरी, जिसने हमारे अलग होने को बदसूरत नहीं बनाया। तभी तो मैं उससे मिलने की हिम्मत जुटा पा रहा था। बंधन बेड़ियां बनते अच्छे नहीं लगते चेतन। मैं तुम्हें आजाद कर रही हूं। यही उसके आखिरी शब्द थे, मुझसे कहे आखिरी शब्द। अगली सुबह बादल रुक रुक कर बरस रहे थे। कुणाल मुझे मंजरी के इलाके की गली तक छोड़ गया। कीचड़ वाली गली पार करते हुए मैं एक घर के सामने था। उस पर जड़ा जंग लगा गेट, भीतर एक पगडंडी और सामने 2 सीढ़ियों से सटा एक हरा दरवाजा। मैंने भीतर जाकर घंटी का स्विच दबाया। सांसें उथल पुथल करने लगी। हलक जरा सा सूखने लगा, पाँव में हड़कल शुरू हो गई। तभी दरवाजा खुला। चेतन? सामने मंजरी थी, आवाज और नजरों में हैरानी लिए। लेकिन यकीन मानिए, उससे ज्यादा हैरान मैं था, उसकी मांग में चमकते लाल सिंदूर को देखकर। जाने कितने पल ठहरे होंगे, कितने लम्हे गुजरे होंगे, मुझे कुछ याद नहीं। कितनी ही देर मैं सोचता रहा कि वहीं खड़ा रहूं या उल्टे पांव लौट जाऊं। तेज बिजली की कड़क से मैं चौंका। कंधों पर सरक आए बालों को बांधते हुए उसने पूछा, भीतर आओगे? हाँ हाँ आऊंगा, मैंने रुक रुक कर कहा। जूते यहीं उतार देना, अभी सफाई की है। अगड़नी पे तौलिया है, उससे पूछ लो सर, कहते हुए वो भीतर चली गई। वो जितनी सहज थी, मैं उतना ही असहज। तौलिया से सर पोंछते हुए मैं उसकी कॉटन की साड़ी के झूलते आंचल और उसमें से लुका छिपी करती कलाई की लाल चूड़ियों को देखता रहा। घर तो अच्छा रखा हुआ है तुमने, मैंने पेंटिंग्स देखते हुए कहा। मेरी पसंद इनको बहुत पसंद है, बताते हुए उसने पूछा, चाय बनाऊं? चाय, इस शब्द को मसलते हुए मैंने कहा, मैं चाय नहीं पीता। उसके होंठ गोलाकार में ओ कहते हुए खुले। बोली, इनको मेरी तरह चाय पसंद है ना, इसलिए भूल गई, कॉफ़ी बनाती हूँ।
कुछ सेकंड बाद रोस्टेड कॉफ़ी की जानी पहचानी खुशबू मेरी सांसों को भेदने लगी। मन इस खुशबू को थामे 10 साल पीछे सरकने लगा। वो बरेली शहर था। उन दिनों मैं कॉलेज में था। पापा ने पड़ोसी प्रोफेसर गुप्ता से मुझको अकाउंट पढ़ाने की गुजारिश की थी और परमिशन मिलते ही मैंने जाना शुरू कर दिया था। पिछले 2 महीनों की तरह उस शाम भी मैं गुप्ता अंकल के घर पढ़ रहा था। रूटीन के मुताबिक उनकी बेटी मंजरी उनके लिए चाय और मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाई थी। ये रही चाय और ये रही कॉफ़ी। 2 कप हमारे आगे रखते हुए उसने कहा, थैंक यू। कहते हुए मैंने उसे देखा। कमर तक झूलते बाल, आंखों में मोटा काजल और कान के सहारे खुंसा हुआ एक पेन, किसी मुंशी की तरह। मुंशी ही तो थी वो, मेरे पल पल का हिसाब रखती थी। तुम सैटरडे जल्दी आ सकते हो पढ़ने? पापा जो बताते वो नोट क्यों नहीं करते? तुम्हारा ध्यान कहाँ भटकता रहता है? 3rd ईयर है, वो कहती और मैं सर खुजाते हुए हाँ ठीक है ना कहकर उसे देखने लगता। याद नहीं कब से, लेकिन अपने लिए उसका यूं फिक्रमंद होना बहाने लगा था मुझको। जिस रोज वो कुछ न कहती मैं परेशान हो जाता, चोरी से देखता कि आज क्यों नहीं कहा कुछ। वक्त गुजरने लगा, परीक्षाएं नजदीक आ चुकी थीं। एक रोज वो मुझसे बोली, अकाउंट्स का पेपर कब है तुम्हारा? अगले महीने, मैंने कहा। पेन से अपनी हथेली पर कुछ लिखने लगी वो, कुछ उलझा उलझा सा। फिर मुट्ठी भींचते हुए बोली, तो परीक्षा तक आओगे बस? उसके बाद वो चुप हो गई। उसके बाद क्या मंजरी? पूछते हुए मैंने अपनी नजरें उसकी आंखों पर टिका दी। चेतन कॉफी। मंजरी की आवाज मुझे वापस खींच लाई। बाहर गिरती बारिशों को देखते हुए मैंने बड़ी सफाई से अतीत अपने चेहरे से उतार दिया। नहीं चाहता था कि वो जाने कि मैं यादों से हमारे प्यार को थोड़ा सा चख के लौटा था। कॉफी का कप थामे मैं कमरे की खुली खिड़की से बाहर मॉनसूनी फुहार देख रहा था। एकदम बारीक बूंदें जो हवा के रुख के साथ बह रही थीं। इस बार झोंका थोड़ा तेज था। मैंने रुमाल निकालकर अपना चेहरा पोंछा। खिड़की बंद कर दूं क्या? उसने पूछा। जैसा चाहो तुम, मैंने कहा। मेरे चाहने से क्या होता है चेतन? उसकी आवाज में मुझे बीते सालों की शिकायतें सुनाई दी। उसने खिड़की का एक पल्ला बंद कर दिया और एक खुला छोड़ दिया, जैसे पहले करती थी। थोड़ी मेरे मन की, थोड़ी अपने मन की। शादी कब की? मैंने कप के किनारों पर उंगलियां घुमाते हुए पूछा। उसने पास वाली रैक से एक मैगजीन उठाई और पन्ने पलटते हुए बोली, तलाक के कुछ महीनों बाद ही। लव या अरेंज्ड? मेरे बचकाने सवाल पर वो मुस्कुराई और मेरी नजरों में देखते हुए बोली, प्यार बार बार कहाँ होता है, बाद में तो बस तलाश होती रहती है उसी पहले प्यार की। पहला प्यार, ये 2 मासूम शब्द मुझे वापस अतीत में ले गए। उन दिनों हमारा पहला प्यार 1.25 साल का हो चुका था। मैं मास्टर्स करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जा चुका था। हमारी मुलाकातें महीने में 1 बार तक सिमट आई थीं, लेकिन उस दफा मैं पूरे 4 महीने बाद घर आया था, दिवाली से 1 रात पहले। छोटी दिवाली थी। मंजरी घर के बाहर यम का दीप जला रही थी। हल्की रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। मेरे लिए दीपक जला रही हो क्या? मुझे सुनकर वो चौंकी थी। एक आंख पर झूलती लट झटकाते हुए बोली, खुद जल रही हूं पिछले 4 महीने से। अच्छा हुआ बुझने से पहले आ गए। उसकी ये भयंकर साहित्यिक लाइन सुनकर मैं हंस पड़ा। वो जरा नाराज होते हुए बोली, जाओ तुम नीरस नारायण। अच्छा सुनो, मैंने गुलाब जामुन बनाए, कल जरूर आना, कहकर वो चली गई। मैं वहीं खड़ा उसे सीढ़ियों पर पांव धमकाते चढ़ते देखता रहा। ऐसे तेज तेज चलना आदत थी उसकी, जैसे कोई जल्दी हो। वो तेज चलती और वक्त तेज दौड़ता। तारीखों के पन्ने बड़ी तेजी से पलटते रहे। उसका कॉलेज पूरा हो चुका था और मेरी मास्टर्स। दिल्ली में नौकरी भी लग चुकी थी मेरी।
वहां जाने से एक शाम पहले मैं उससे मिलने पहुंचा था, उसके घर। मैं मूढ़े पर बैठा था और वो मेरे सामने बैठी पांव के अंगूठे से जमीन रगड़ रही थी। कितने महीने बाद आया करोगे? काफी देर बाद उसने पूछा। पता नहीं, लेकिन हाँ, अगली बार जब भी आऊं उससे पहले तुम धीमे चलने की आदत डाल लो। ये कहते हुए मैंने उसके अंगूठे पर अपनी उंगलियां रख दी। उसने हैरानी से मुझे देखा। फेरे धीमे धीमे चल के लिए जाते हैं, इसलिए, कहते हुए मैं मुस्कुरा दिया। उसकी पलकें बीच में कहीं ठहर गईं। प्यार में अक्सर ऐसा होता है, निगाहें न मिलती हैं न झुकती हैं, ठहरी रहती हैं, दो लोगों के बीच में तरा ऊपर लिपटे उलझे प्यार पर। चेतन की यादें नई जिंदगी के शुरुआती मोड़ पर ठहरी थीं और उसका वर्तमान खत्म हो चुकी पगडंडी के आखिरी कदम पर। बाहों के बीच घुटनों को फंसाए मंजरी तखत पर बैठी थी। बीच बीच में गर्दन उचकाकर खिड़की से बाहर झांककर बारिश देख लेती। आज मेघ टूट कर बरसेगा, एक दफा फिर झांकते हुए वो बोली। क्यों? जवाब जानते हुए भी मैंने पूछा। पानी के बुलबुले बन रहे ना, उसने कहा। मैं कुर्सी से उठकर खिड़की के करीब आ गया। बारिश में भीगे टूटे पत्ते हवा के साथ बाहर सड़कों पर आवारा से फिर रहे थे। उनमें से कहीं एक मैं भी था, बेमकसद इधर उधर भटकता हुआ, डाल से टूटा पत्ता। मुझे चलना चाहिए, मैंने घड़ी देखते हुए कहा। शाम के 5 बज रहे थे। बैठो ना, अभी तुम चले जाओगे तो अकेली रह जाऊंगी, वो बोली। क्यों, तुम्हारे पति कहाँ हैं? बाय द वे, मैं भूल ही गया था, नाम क्या है उनका? मैंने बेमन से पूछा। थोड़ा सा लजाते हुए वो बोली, प्यार से मैं उसे भी मीत बुलाती हूं। मीत। मेरे होंठ ये नाम लेते हुए थोड़ा सा फड़के। अतीत की गलियों में गूंजता हुआ ये नाम मैं फिर सुन रहा था। उस वक्त हमारी शादी को 1.5 साल हो चुके थे। प्यार से आगे बढ़कर हम असल जिंदगी से दो चार हो रहे थे, शादीशुदा जिंदगी से, जिसकी अपनी मुश्किलें, अपने मसले होते हैं। कब किस बात पर बात बहस तक पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। उस रोज सदर बाजार की गलियों में मैं उससे नाराज आगे चल रहा था और वो मीत आवाज लगाते हुए मेरे पीछे लगभग दौड़ रही थी। ये क्या था मीत? दुकान पर छोड़ के चले आए? सब देख रहे थे मुझको। घर पहुंचकर उसने शिकायत की तो मैं और बिखर गया। तो क्या करूं? तुम्हारे पल्लू से बन के रहूं? कुछ अजीब वक्त था वो। मंजरी की बातों में मुझे शिकायतें नजर आती थीं। मेरा बिजी रहना, मंजरी को वक्त न देना मामूली बात लगने लगी थी। किसी ने बताया ही नहीं था कि शादीशुदा जिंदगी का एक ये भी दौर होता है। कोई बात है क्या मीत? कई दिनों बाद मंजरी ने पूछा था और मैंने जवाब में झुंझला कर कहा था, मुझे बोर मत करो यार, तुम ऐसे नहीं रहा जा सकता ना मीत। उसकी टूटी आवाज नजरअंदाज करके मैंने 2 टूक जवाब दिया था, तो मत रहो ना। मेरी बात उसने मान ली और चली गई। मैंने भी उसे वापस बुलाने की कहां कोशिश की, बल्कि उसे और दूर कर दिया, तलाक देकर। तभी तेज हवा से खिड़की के पल्ले टकराए। मैं चौंका। मैं आज में था। बेइजाजत दाखिल बूंदों का झोंका बिस्तर भिगोने लगा। इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो मंजरी नहीं दिखी। मंजरी, मंजरी, 2 बार आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं। बाहर बारिश तेज थी। मैं बाहर दरवाजे की तरफ गया। उसे खोलने के लिए खींचा लेकिन बाहर से बंद था। यूं अपने ही घर में मुझे बंद करके इस बारिश में न जाने कहां चली गई थी मंजरी। गड़गड़ाहट के साथ बारिश और तेज हो गई। जाने कहां चली गई थी मंजरी?
फोन नंबर भी नहीं था कि उससे पूछ लूं कि कहाँ हो तुम। मेज पर रखी पानी की बोतल से मैंने 2 घूंट गले में उतारे और कमरे में टहलने लगा, घर देखने लगा। काफी कुछ पहचाना था उसका घर। वही दरवाजों के कोनों पर लाल रंग से बने फूलों के कंगूरे, लंबी लड़ियों वाले पर्दे और वेलकम वाला पायदान। मंजरी का घर बिल्कुल मेरे मकान सा था। जिस पर्दे की लड़ियां मुझको इरिटेटिंग लगती थी, मैं उन्हीं पर हाथ फिराने लगा। जो शोपीस मुझे कबाड़ लगते थे, उन्हें उठा उठा कर देखने लगा। कितना बदल जाता है इंसान। जब कुछ पास में हो तो कदर नहीं करता, और दूर चला जाए तो उसे ही याद करता है। मेरी जिंदगी में खाली हुई मंजरी की जगह एक वक्त बाद अखरने लगी थी। मेरी निगाह एक तरफ रखी दवा की खाली शीशी पर पड़ी। सांस की तकलीफ थी मंजरी को। कितनी लापरवाह हो गई है। बरसात में उसकी सांस फूलती है, ये जानते हुए भी नहीं रखी दवा। तभी बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने झांका, मंजरी थी। कहाँ गई थी तुम? मैंने पूछा। दुकान से सामान लेना था कुछ। सोचा तुम्हें गुलाब जामुन बना के खिला दूं। उसने छतरी से बूंदों को दरवाजे के किनारे झाड़ते हुए कहा। अरे परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा। परेशानी की कोई बात नहीं है। पसंद तो है ना अब भी तुम्हें? उसने पूछा। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। उसकी आधी भीगी साड़ी की ठंडक, भरे हुए थैले से कलाई पर पड़ी कसान मुझे अपने कपड़ों, अपने हाथों पर महसूस होने लगी। दिल किया कि उस निशान पर उंगलियां फिरा दूं, लेकिन किस हक से? इस बार मॉनसून अच्छा हुआ है ना? तीसरा रोज है बारिश का, कहते हुए वो थैले से सामान निकालने लगी। मावा, चीनी, इलायची और काजू। सामान को एक साथ बगल से दबाकर वो रसोई में चली गई। मैं उसके पीछे गया और फिर कमरे और रसोई के बीच बने बारामदे में रुक गया, जैसे ये बारामदा मेरी लक्ष्मण रेखा हो। अगर वहां बोर हो रहे हो तो यहां आ जाओ। रसोई से ही उसकी आवाज आई। अरसे बाद मैं उसके इतना करीब था। वो मुझसे इलायची कूटने, काजू काटने जैसे काम करवाती रही और मैं करता रहा, जैसे 20 साल का चेतन करता था और 18 साल की मंजरी करवाती थी। तुमने आदत नहीं छोड़ी ना? कलेजा फूक जाएगा। मेरे नाखून पर पड़े भूरे निशान को देखते हुए वो बोली। मैंने फौरन उंगलियां छुपाई और बात बदलते हुए कहा, इतने ज्यादा क्यों बना रही हो? पैक कर दूंगी, घर ले जाना, वाइफ को भी खिला देना। मावे की गोलियां कड़ाही में डालते हुए वो बोली। शादी नहीं की है मैंने कहा। उसके हाथ से कड़छी छूट गई। तेल की छींटें उसके हाथ पर गिर पड़ी। वो दर्द से तड़प गई, लेकिन जो दर्द उसकी आंखों में दिखा वो कुछ अलग था। मौसम में बूंदों की ठंडक थी और मंजरी की आंखों में जलन, तेज जलन। उसके हाथों पर पड़े तेल के छींटे छालों में बदल चुके थे। मैं उन पर बर्फ रगड़ रहा था और वो मुझे एकटक देख रही थी। बोली, क्यों नहीं की शादी तुमने? तुम जैसी कोई मिली नहीं, इसलिए। मेरी आवाज कांपी। गला खकारते हुए पूछा, आराम मिला अब? उसने ना में गर्दन हिलाई। बोली, इतनी जल्दी आराम नहीं मिलता चेतन, वक्त लगता है। वक्त ही तो लगा था मुझे समझने में कि मैंने कहाँ गलती की, मैं कैसे खुद को उससे दूर करता चला गया, क्यों उसके लिए बेदिल होता चला गया। अब जान गया कि वो शादी कर चुकी थी और खुश थी, तो तकलीफ हो रही थी मुझको। यहां सीने के बीचों बीच खिंचाव महसूस हो रहा था। ये लो, खाकर बताओ, बनाना आता है या भूल गई मैं? वो गुलाब जामुन कटोरी में लेकर खड़ी थी। बिल्कुल पहले जैसे बने। उसने मेरी चम्मच से एक टुकड़ा खुद भी खा लिया। कभी दिल्ली आना मिलने अपने मीत को लेकर, मुझे अच्छा लगेगा।
कागज पर अपना पता नोट करके उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। कागज मुट्ठी में जकड़ते हुए बोली, तुम्हें बताना भूल गई, मीत विदेश में रहता है, मैं ही छुट्टियों में जाती हूँ उसके पास। और सच कहूँ तो चेतन, अब दिल्ली बहुत दूर लगने लगी है, तुम फिर मथुरा आना तो मिलना। हाँ कहकर मैं बाहर आया और जूते पहनने लगा। उसने बाहर लाइट जलाई, बारिश बंद हो चुकी थी। मैंने आसमान में देखा और फिर उसे। दोनों एक जैसे लगे, भरे हुए। चलता हूँ मंजरी, ख्याल रखना अपना, मैंने कहा। उसने बस कह दिया। भारी कदमों से गली पार करते हुए मैं बाएं मुड़ा। सामने ही मेडिकल स्टोर दिखा। मुझे उसकी दवा याद आ गई। बायो कॉम्बिनेशन 2 एस्थमेटिक चाहिए, मैंने मेडिकल स्टोर वाली लड़की से कहा। वो मुझे गौर से देखने लगी। दवा बढ़ाते हुए बोली, आप चेतन हैं? हैरान होते हुए मैं, हाँ, लेकिन के आगे कुछ पूछता तो वो फिर बोली, मंजरी दीदी के हस्बैंड चेतन, शादी की फोटो में देखा मैंने आपको। लेकिन आप तो विदेश में रहते हैं ना, फिर अचानक कैसे? वो बोलती जा रही थी और मेरे दिमाग में मंजरी की बातें गूंजने लगीं, एक के बाद एक। उसकी शादी, पति का नाम मीत होना, विदेश में रहना, सब कुछ। मैंने दवा उठाई और वापस दौड़ लगा दी। भरे हुए बादल फिर बरसने लगे। मैं बूंदों का सुकून चेहरे पर महसूस कर रहा था। मंजरी सही कह रही थी, इस बार मॉनसून मेरे लिए वाकई अच्छा हुआ था। कदमों में तेजी थी, लगभग दौड़ रहा था मैं। मुझे पहले पहुंचना था। राह तकती मंजरी की निगाहों के मुड़ने से पहले, दरवाजे के बंद होने से पहले, उम्मीदों के बुझने से पहले मुझे पहुंचना था अपनी तलाकशुदा पत्नी के पास, मंजरी के पास। बस इतनी सी थी ये कहानी।